तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताई थी कंडक्टर्स, नॉन इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स के, बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी रेंज एंड एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें पार्शियली फिल्ड बैंड्स होते हैं या फिर उनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होता है। इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में सिग्निफिकेंट एनर्जी गैप होता है, और सेमीकंडक्टर्स के केस में ये गैप बहुत कम होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अगर हम केवल टेम्परेचर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर इज क्वाइट स्मॉल। तो इसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डोपिंग। तो ये पॉइंट आपको नेक्स्ट स्टेप पे लिखना है। सो राइट डाउन द कंडक्टिविटी ऑफ the conductivity of the conductivity of the conductivity of intrinsic semiconductor the conductivity of intrinsic semiconductor, अगर एग्जांपल लिखना है तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, silicon and germanium is too low to be practically used. The conductivity of intrinsic semiconductors like silicon and germanium is too low to be practically used. ठीक है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इसमें अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो अगले स्टेटमेंट में लिख लीजिए, देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, purify the proteins in organic their compounds. conductivity can be increased And then by adding biotechnology application. Like 3 is appropriate amount of agriculture, in organic agriculture, and genetically by engineering adding appropriate amount of suitable impurities, and this process is called doping. And this process is called doping. There is a green evolution. अगर किसी सेमीकंडक्टर में हम appropriate impurity करें, There are some of the stand-up expensive because they appropriate amount of suitable impurities अगर ऐड कर दें, have chemical तो उससे क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है। It is expensive for the farmer. इस फिनोमेनन को बोलते हैं डोपिंग, Modified और इस crops. तरीके से हम लोग दो तरह के सेमीकंडक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। Genetically modified organism is GM, known as GMO. एन टाइप सेमीकंडक्टर, Plants, bacteria, fungi, and animals are used in the when they make crops more tolerant. एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। They are suffering from genetic hard works. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि अगर आप किसी सेमीकंडक्टर में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन रिच वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, तब इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो राइट डाउन, तो सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद, if semiconductor is doped with electron rich impurities, then it conducts electricity,
due to free electron, and it is known as n-type semiconductor, and it is known as n type of semiconductor. Sir, last line लिखा ना level पे. Semiconductor is doped with electron-rich impurities, and it conducts electricity due to free electron, and it is known as n type of semiconductor. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो मैं सिलिकॉन में आर्सेनिक इम्प्योरिटी ऐड करी, अगर एग्जांपल से समझाऊं आपको, लेट्स से सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक और फास्फोरस, मतलब +5 वैलेंसी, मतलब हायर इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम लेते हैं. सो सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस. तो देखो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जब आप सिलिकॉन में फास्फोरस ऐड करोगे या आर्सेनिक ऐड करोगे, बोथ आर द सेम, आप +5 वाली कोई भी वैलेंसी ऐड कर दो, तो सिलिकॉन में आर्सेनिक डोप कर दें या फास्फोरस डोप कर दें, तो कॉन्सेप्ट ये है कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और फास्फोरस या आर्सेनिक आपने जो भी सब्सटेंस ऐड करा उसमें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना लेंगे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा. तब इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. इसको एग्जांपल से समझना है तो भी एक मिनट, लॉजिक समझ आ गया ना. सिलिकॉन में आर्सेनिक ऐड करोगे तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा 5th इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. तब इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है. और अगर इसका उल्टा करा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पॉजिटिव होल क्रिएट होता है और तब हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. दूसरा टाइप लिख लीजिए यहीं पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर. जैसे पूरी बात सही लिखी है, सो राइट डाउन, इफ semiconductor is doped with electron deficient impurities, then it conducts electricity due to positive hole, that conducts electricity due to positive hole, and it is known as p-type semiconductor. And it is known as p-type semiconductor. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट होगी तो एन टाइप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए एन टाइप, और पॉजिटिव होल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो पी टाइप. 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए. अब इसका एग्जांपल लिखना है तो सिलिकॉन की डोपिंग कर दो इससे पीछे, यानी 13 ग्रुप वैलेंसी, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम से. सिलिकॉन डोप विद बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम. यहाँ पे जैसे आर्सेनिक था, फास्फोरस था, दोनों ले सकते थे आप, फास्फोरस ऑब्लिक आर्सेनिक. तो यहाँ पे सिलिकॉन के वैलेंस शेल तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में तो 4 हुए, और बोरॉन और एल्यूमिनियम या गैलियम में ये 3 हुए, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर 3 हो गया. ये आपके एन टाइप और पी टाइप के अलग अलग सेमीकंडक्टर्स हो गए. तो अब देखो, अगर आपको एन टाइप और पी टाइप क्लियरली समझना है तो देखो इस चीज को जरा ध्यान से.
ये हमारे पास देखो एक एंटीमनी बीच में दे रखा है मैंने, आप यहाँ पे सिलिकॉन भी ले सकते हो। सिलिकॉन में एंटीमनी की इम्प्योरिटी ऐड करिए, आप एंटीमनी की जगह वही 13 ग्रुप में कोई भी ले सकते हो, दिस कैन बी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दे आर ऑफ सेम ग्रुप, राइट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आर्सेनिक भी लिख सकते हो, सब टू यू, बिकॉज केवल 5 वैलेंसी चाहिए, टेक्निकल बस इतना सा है। जैसे आपने यहाँ पे आर्सेनिक ले लिया, तो आर्सेनिक की वैलेंसी 5 होती है, सिलिकॉन वैलेंसी 4 है। तो सिलिकॉन की 4 वैलेंसी में आपने आर्सेनिक ऐड करा, तो आप ध्यान से देखो कि सिलिकॉन और फास्फोरस के ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो वो डेपो के एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये दूसरा बॉन्ड कर रहे हैं, ये तीसरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और चौथा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आर्सेनिक का जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो देखो फ्री बच गया, आर्सेनिक का देखो ये 5th इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आया? ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, या इसी को मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप। तो ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, राइट। जबकि दूसरे साइड में देखो हमने बोरॉन लिया, तो जब बोरॉन लिया तो देखो उसके एक सिलिकॉन के साथ ये बॉन्ड बना, एक बॉन्ड ये फॉर्म हुआ, एक बॉन्ड ये फॉर्म हुआ, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं उसके पास, तो देखो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुआ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव होल। तो जो एडजेसेंट सिलिकॉन होगा उसका इलेक्ट्रॉन जंप होकर इस होल में आएगा, तो फिर आगे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर उसके अगले वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जंप होकर आएगा, तो फिर उसके आगे वैकेंसी क्रिएट होगी, लाइक दैट वैकेंसी इज मूविंग। तो वो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी होल्स के डायरेक्शन में कंडक्ट होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में होल चल रहा है इलेक्ट्रॉन उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जा रहा है, राइट। ये पॉइंट समझ आया आपको? तो उसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि +5 वैलेंसी आपने ऐड करी है, 4 वैलेंसी के सिस्टम में 5 वैलेंसी का सिस्टम इम्प्योरिटी की तरह ऐड करा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। जबकि 3 वैलेंसी का अगर सिस्टम ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव होल क्रिएट होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या मोबाइल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो एन टाइप, और अगर पॉजिटिव होल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो पी टाइप। 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स हो गए आपके पास, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नेचुरली तो केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम या इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स दोनों हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह यूज होते हैं, बट आप करंट टाइम में जानते हो कि सेमीकंडक्टर्स की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वी नीड हाई अमाउंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो उसके लिए क्या करा गया, हमने कुछ नए टाइप के सेमीकंडक्टर्स आर्टिफिशियली डिजाइन करने शुरू किए। तो उसमें 2 तरीके के हम लोग सेमीकंडक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो आप जानते हो कि हमें एक्चुअली में +4 वैलेंसी सेट करना है, तो हमने क्या करा, ग्रुप 13 और 15 एलिमेंट्स को कंबाइन करके कुछ कंपाउंड्स बनाए जो सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड सिमिलरली ग्रुप 12 एंड 16 के साथ भी ये चीज वर्कआउट कर गई। तो जो टिपिकल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 15 है वो भी सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं, और ग्रुप 12 एंड 16 के भी कंपाउंड्स है वो सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो ये कुछ टिपिकल सेमीकंडक्टर्स हैं जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करे। तो आपको नेक्स्ट टाइटल लिखना है ग्रुप 13 15 सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले लिखना है ग्रुप 13 15 सेमीकंडक्टर्स।
Group 13, 15 semiconductors. So write down some typical compounds of group 13 and 15. Some typical compounds of group 13 and 15. Some typical compounds of group 13 and 15 acts as semiconductor as semiconductors. For example, gallium arsenide GaAs, indium antimonide, aluminium phosphide, etc. ये हमारे टिपिकली ग्रुप 13 15 के सेमीकंडक्टर्स तरह काम करते हैं. अब अगर आप पीरियोडिक टेबल से इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे लो तो आपको समझ आ जाएगा. एक ग्रुप 13 लिख लो और एक ग्रुप 15 लिख लो. तो ग्रुप 13 की वैलेंसी आपको पता है +3 वाली कैटेगरी होती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में होते हैं. और ग्रुप 14 में वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. तो अगर इनका एवरेज बना देते हैं तो 4 वाला केस क्रिएट हो जाएगा. तो जो कॉमन सेमीकंडक्टर्स है उन्हीं की तरह बिहेव करना चाहिए था और ये गैस वर्क काम कर गया. ऐसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स हम करंट टाइम में यूज करते हैं. तो अगर आपको एलिमेंट्स के साथ लिखना है तो यू मे राइट ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. और ग्रुप 15 एलिमेंट लिखेंगे तो इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस कंपाउंड करके एक सेमीकंडक्टर बनाया, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड. उसके बाद अगला केस देखो, गैलियम और आर्सेनिक कंबाइन करके दूसरा सेमीकंडक्टर बनाया, तो गैलियम आर्सेनाइड. और तीसरा देखो, इंडियम और एंटीमनी को कंबाइन करके सेमीकंडक्टर बनाया, INSP. ये टिपिकली सेमीकंडक्टर्स तरह काम करते हैं. और इसमें जो गैलियम आर्सेनाइड है उसका रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है. तो मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर यही है. तो दीज आर गुड सेमीकंडक्टर्स. ये सिलिकॉन का सब्स्टिट्यूट मिल गया. जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, कॉस्ट रिड्यूस करना हो रहा है, वहाँ पे हम लोग उसको रिड्यूस कर लेते हैं. ग्रुप 30 15. अब जब ये लॉजिक काम कर गया तो फिर इसी का एक और कैटेगरी ढूंढी गई, दिस इज कॉल्ड ग्रुप 12 एंड 16. अगला केस देखें, ग्रुप 12 16 सेमीकंडक्टर्स. अब आपको पिछले वाले डेफिनेशन से ये भी क्लियर हो गया होगा. ग्रुप 12 16 मतलब एक एलिमेंट ग्रुप 12 का लेना है और एक ग्रुप 16 का लेना है, और उसको सेमीकंडक्टर जो बनेगा उसको बोलेंगे ग्रुप 12 16 सेमीकंडक्टर. तो ये बात फिर से लिख डालिए. Some typical compounds of group 12 16. Some typical compounds of group 12 and 16. Some typical compounds some typical compounds of some typical compounds of group 12 and 16 acts as semiconductor. Some typical compounds of group 12 and 16 acts as semiconductors. For example, आप ग्रुप 12 और ग्रुप 16 देखेंगे तो लाइक जिंक सल्फाइड,
इसके बाद कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, मर्करी टेलोराइड एटसेट्रा। तो इसे देखो वही टेक्निक लगाई, एक तरफ ग्रुप 12 एलिमेंट लिखो और एक तरफ ग्रुप 16 एलिमेंट लिखो। तो ग्रुप 12, ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 अगर आप लिखेंगे so group 16 elements are oxygen, sulfur, selenium and polonium, and against that group 12 लिखोगे it is zinc, cadmium and mercury। तो देखो जिंक और सल्फर कंबाइन हुआ, उससे एक कंपाउंड बना जिंक सल्फाइड। उसके बाद कैडमियम और सल्फर कंबाइन हुआ, एक और कंपाउंड बना कैडमियम सल्फाइड। उसके बाद कैडमियम और सेलेनियम कंबाइन हुआ, कैडमियम सेलेनाइड। और लास्ट में मरकरी और टेलेनियम कंबाइन हो गया तो मरकरी टेलोराइड। ये सब टिपिकल सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। These are some typical semiconducting materials जिनको सिलिकॉन और जर्मेनियम की जगह सब्स्टिट्यूट करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमनली फाइंड आउट सेमीकंडक्टर्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। बट मैंने बताया करंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पे हमने इस तरीके के सब्सटेंस सिंथेसाइज किए जो प्रॉपरली सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो these are some typical examples। एक आपका हो गया 13-15 वाले सेमीकंडक्टर्स और एक हो गया 12-16 वाले सेमीकंडक्टर्स। प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। इसके बाद देखो एक चीज़ और चेक करनी है, देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मेटल्स की तरह काम करती है, एंड देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स जो टेम्परेचर के साथ कभी मेटेलिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, वो नोट कर लेंगे। तो अगला पॉइंट लिखिए, मेटल ऑक्साइड्स behaves like metals। metal oxides behaves like metals। उस कैटेगरी में टाइटेनियम, क्रोमियम और रेनियम के ऑक्साइड्स हैं, उसके एग्जांपल्स याद कर लेने। सो TiO, CrO2 एंड ReO3। सो जो ReO3 है इसका मेटेलिक कंडक्टिविटी लगभग कॉपर की रेंज में आती है। So these are some metal oxides which behaves like metals। एक और टिपिकल एग्जांपल्स लर्न करना है। दूसरी कैटेगरी में लिखना है मेटेलिक ऑक्साइड्स metal oxides shows metallic or insulating property depending on temperature। मतलब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेटल कंडक्टिंग बॉडी की तरह काम करेंगे, मेटेलिक कंडक्शन शो करेंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वही सब्सटेंस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके एग्जांपल्स याद करने हैं आपको। इन दिस कैटेगरी इट इज वैनेडियम ऑक्साइड्स। वैनेडियम के जो कॉमन ऑक्साइड्स हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं। सो VO, VO2, VO3 and TiO3। These are some metallic oxides so shows their metallic and insulating property depending upon temperature। So last term, next term लिखेंगे, this is called magnetic properties। तो सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग 5 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस डील करते हैं।
पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पेरीमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक। वन बाय वन लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहला टर्म लिखेंगे पैरामैग्नेटिक। The first one over here is paramagnetic. So, सबसे पहले कैटेगरी लिखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। So write down. These are weakly attracted by the magnetic field. These are weakly attracted by the magnetic field. These are weakly attracted by magnetic field. These are weakly attracted by magnetic field. These are weakly attracted by magnetic field and are magnetized in the same direction. And magnetized in the same direction. And magnetized in the same direction. मतलब आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ये उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। उसका लिखो these substances loses their magnetism. These substances loses their magnetism in absence of magnetic field. These substances lose their magnetism in the absence of magnetic field. In the absence of magnetic field. उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चीज सीखी होगी कि पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। अपने पॉइंट में लिख लीजिए पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ one or more unpaired electrons which are attracted in magnetic field. Paramagnetism is due to one or more unpaired electron is due to one or more unpaired electron one or more unpaired electron one or more unpaired electrons present as they are attracted in the magnetic field. As they are attracted in magnetic field. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते हो, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना होता है और इसके टिपिकल एग्जांपल्स लिख लें। तो देखो दो एग्जांपल तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से याद रखना है, बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, एक O2 एंड एक B2। जब तक उसका MOT डायग्राम नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी पैरामैग्नेटिज्म बता ही नहीं सकते। सो O2 B2 दो केस हो गए। उसके बाद आप ट्रांजिशन मेटल्स लिख लो, कॉपर 2+, Fe3+, है ना, एक्सेट्रा। और पैरामैग्नेटिज्म मेजर करने के लिए एक टर्म मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इसको लिखते हैं √N+2 बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट। BM को बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है
और अगर आपको मैग्नेट्रॉन की वैल्यू चाहिए तो वन बोहर मैग्नेट्रॉन जो होता है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहाँ हो सकता है बताया जाए। केमिस्ट्री में सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, उसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। एन जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना हायर आता जाएगा। ठीक है, चाहो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ calculate spin only magnetic moment of calculate spin only magnetic moment of chromium iron 3 plus O2 and copper। Calculate spin only magnetic moment of chromium Fe3 plus oxygen and copper। तो आपको बस इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख डालने। अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली करा होगा। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट इज ऑर्गन 4s1 3d5, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस में, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में। So 6 unpaired electrons, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकालेंगे हो जाएगा √6 into 6 + 2 which is √48 बोहर मैग्नेट्रॉन। Similarly, if you write for Fe3 plus, so its configuration is organ 3d5, so 5 unpaired electrons, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे अगर हम तो जाएगा √5 into 5 + 2 which is √35 बोहर मैग्नेट्रॉन। O2 इसका टिपिकल केस है जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा। तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो σ1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो √2 into 2 + 2 which is √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। और सिमिलर प्रोसीजर से कॉपर लिख लो। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट इज ऑर्गन 4s1 3d10, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 unpaired electron, hence magnetic moment is √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ये पोर्शन चूंकि हम बाकी चैप्टर्स में पहले ही ठीक से पढ़ चुके होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन वाला फैक्टर बचा है, बाकी चीज़ें तो हम लोग डिफॉल्ट पहले से ही पढ़ चुके हैं। पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म तो पहले से ही आता है। इसमें 3 नए टर्म सीखने हैं जो अभी बताऊंगा आपको। दिस इज फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। और पहले पैरामैग्नेटिज्म लिखिए फिर अगला स्टेटमेंट बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Write down the next term, diamagnetic substances.
So write down diabatic substances are weakly repelled by diamagnetic substances are weakly repelled by a magnetic field. Diamagnetic substances are weakly repelled by a magnetic field and they are magnetized. Diamagnetic substances are weakly repelled by a magnetic field. They are magnetized. They are magnetized in the opposite direction. They are magnetized in the opposite direction of the magnetic field. They are magnetized in the opposite direction of magnetic field and loses their magnetism in absence of magnetic field. And loses their magnetism in absence of magnetic field. ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पोलराइज हो रहे थे वीकली, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज होते हैं वीकली. मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड. Diamagnetism is due to all the electrons paired. Diamagnetism is due to all the electrons paired in a substance and there are no unpaired electrons. Diamagnetism is due to all the electrons paired in a substance and there are no unpaired electron. Next point here, pairing of electron cancels their magnetic moments. Pairing of electron cancels their magnetic moments. Hence their magnetic moment is zero. Hence their magnetic moment is zero. तो अब इस कैटेगरी का एग्जांपल लिखना है तो सारे पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन लिख लो. तो अगर इसके एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स में जैसे वाटर लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो, जिंक लिख सकते हैं, Zn2+ फॉर्म लिख सकते हो, कॉपर +1 लिख सकते हैं. ये सब आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जांपल हो गए वाटर, NaCl, जिंक, Zn2+, कॉपर +, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक. ठीक है, इसके बाद अब ये दोनों तो टेम्परेरी मैग्नेट्स हो गए. तो ये चीज लिख लो, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर टेम्परेरी मैग्नेट्स. नोट बना के बाद लिख लीजिए पैरामैग्नेटिक and diamagnetic substances are paramagnetic and diamagnetic substances have temporary magnetic property. Temporary magnetic property. Why temporary magnetic property? क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक ये पोलराइज होंगे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा. ओके, आप जरा परमानेंट मैग्नेट्स की बात करिए तो उसमें नेक्स्ट हम लिखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म. नेक्स्ट हम लिखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो राइट डाउन दीज आर द सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड
by the magnetic field. These are the substances strongly attracted by magnetic field. These are the substances strongly attracted by magnetic field, strongly attracted by magnetic field, and have permanent magnetic property, and have permanent magnetic property. ठीक है, अब देखो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं, बेसिकली जो भी मेटल आयंस होते हैं जो इस प्रॉपर्टी में फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, वो स्मॉल स्मॉल रीजन्स में ग्रुप हो जाते हैं जिसको बोलते हैं डोमेन्स। और ये सारी डोमेन्स जो है वो टिनी मैग्नेट की तरह काम करती हैं, टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। और इनके जितने भी डोमेन्स हैं वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी डोमेन वाला डायग्राम आपको लास्ट में बना दूंगा, बस अभी बेसिक रूल समझ लो। ये इनके सारे के सारे डोमेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में पोलराइज होंगे। तो उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, जिनमें क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल्स लिख लीजिए इस चीज के। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी इज आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, CrO2। ये सब टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम एंड CrO2। तो इसके टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे। और अगली कैटेगरी लिखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में लिखिए write down their domain structures their domain structures their domain structures their domain structures arranged in such a manner their domain structures arranged in such a manner their domain structures arranged in such a manner that they cancel out each other's magnetic moment, that they cancel out each other's magnetic moment। तो इनके डोमेन्स ऐसे अरेंज होंगे कि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स को कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखना है तो यू मे राइट मैग्नीज ऑक्साइड। एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी इज
मैग्नीज ऑक्साइड। उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेरीमैग्नेटिज्म। तो लास्ट कैटेगरी लिखो, फेरीमैग्नेटिज्म। लिखेंगे, so write down, it is observed when magnetic moments of magnetic moments of the domain in magnetic moments of domain in a substance are aligned in parallel it is observed when magnetic moment of domains in a substance are aligned parallel and anti-parallel manner directions in unequal numbers. तो फेरोमैग्नेटिज्म में सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे थे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में इक्वल एंड अपोजिट था, फेरीमैग्नेटिज्म में some are parallel, some are anti-parallel, but they are not equal. So in direction in unequal numbers, right? अब इस कैटेगरी का अगर एग्जांपल मार्क करें तो लाइक इट इज Fe3O4, so examples are Fe3O4 and ferrites. Fe3O4 and ferrites. Fe3O4 and ferrites. Ferrites के एग्जांपल लिख सकते हैं MgFe2O4 and ZnFe2O4. So these are common examples of ferrimagnetism. One more property is there: when ferrimagnetic substances are heated, they actually convert into paramagnetism. So write down, such substances becomes paramagnetic on heating. ये एक important property है. So write down, such substances becomes paramagnetic. Such substances becomes paramagnetic on heating. नॉर्मल बिहेवियर इज एंटी फेरीमैग्नेटिज्म, बट अगर इनको हीट कर दिया जाए तो इनका बिहेवियर जो है वो पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब अगर डोमेन के बेसिस पे आपको तीनों कंपेयर करके बताओ, अभी एक मिनट पहले मैंने समझाया आपको, तो फेरोमैग्नेटिज्म में जितने भी डोमेन है सब पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे. तो फेरोमैग्नेटिज्म कंपैरिजन में फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म, तीन तरह के केस हैं. तो अगर आप इनके डोमेन्स के अलाइनमेंट्स के हिसाब से इसको समझेंगे तो फेरोमैग्नेटिज्म में सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में इक्वल एंड अपोजिट है, तो सारे डोमेन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और फेरीमैग्नेटिज्म में ये
पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों होता है, बट दे आर नॉट इक्वल। तो नेक्स्ट वन इज पैरीमैग्नेटिज्म। और अगर इनके डोमेन का अलाइनमेंट बनाऊं तो फेरोमैग्नेटिज्म में सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लाइक दिस, all domains aligned in the parallel direction. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में इक्वल एंड अपोजिट, एक अप तो दूसरा डाउन, फिर एक अप फिर एक डाउन, तो एक दूसरे के इफेक्ट में लोग कैंसिल करेंगे, तो नेट इफेक्ट ऑफ डोमेन्स आर कैंसिल्ड आउट। समझ में आई बात? और फेरीमैग्नेटिज्म में इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता है, जैसे दो पैरेलल हुए तो एक एंटी पैरेलल हो गया, फिर दो पैरेलल हो गए एक एंटी पैरेलल, सो दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट बेसिकली। बस इतना सब है पॉइंट क्लियर हो। ऐसे डोमेन्स का अलाइनमेंट के बेसिस पे आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस और बेटर टू से थ्योरी बेस्ड वर्जन्स आते हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। तो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट। ओके, क्लियर हो गया ना? फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म में फेरोमैग्नेटिज्म में सारे अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में इक्वल एंड अपोजिट, फेरीमैग्नेटिज्म में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों होंगे बट दे आर नॉट इक्वल। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट। अब आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है? थैंक यू।